मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह को लेकर। इस बार हम देखेंगे इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 1 अंक के हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ इसकी विस्तृत जानकारी हम देखेंगे कि इसका उत्तर ये क्यों है। यदि हम इनको अच्छे से समझेंगे तो ये प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे बन जाएंगे और हमेशा के लिए ये आपको याद रहेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला कि प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। इसका सही उत्तर है प्राथमिक आंकड़े। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इनको शोधकर्ता जब सूचना के माध्यम से एकत्रित करता है तो जो उत्तर देने वाले, जिनको हम उत्तरदाता भी कहते हैं, या सूचना देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके समक्ष स्वयं साक्षात रूप से उपस्थित होकर बातचीत के माध्यम से उन आंकड़ों को लेता है। तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं प्राथमिक आंकड़े। प्रश्न दूसरा, दूसरे व्यक्ति संस्था द्वारा संग्रहित एवं संशोधित किए गए आंकड़े होते हैं। इसका सही उत्तर है द्वितीयक आंकड़े। जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किया जाता है, या कोई संस्था हो सकती है, या अन्य प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हो सकते हैं, अखबार हो सकते हैं। तो जो आंकड़े प्रकाशित हो चुके होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर शोध कार्य के लिए एकत्रित किया जा चुका होता है, उन्हीं आंकड़ों का दोबारा प्रयोग किया जाता है। तो जब शोधकर्ता अन्य स्रोत के माध्यम से इन आंकड़ों को उपयोग में लेता है वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। यानी द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग प्रथम बार नहीं होता, एक बार हो चुका होता है। जब इन आंकड़ों का प्रयोग पुनः दूसरी बार होता है या अन्य बार होता है वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो इनको शोधकर्ता स्वयं अपने उद्देश्य के अनुकूल स्वयं एकत्रित नहीं करता बल्कि किसी अन्य से वो ले लेता है, तो वो आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्रश्न तीसरा, द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। अब अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था कि द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो किसी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा, या अखबार द्वारा, या मैगजीन पत्र पत्रिकाओं द्वारा, या कभी कभी जो शोधकर्ता होते हैं वो अपना शोध कार्य करने के फलस्वरूप उनका प्रकाशन नहीं कराते तो जाकर उनसे भी ले लेते हैं कई बार शोधकर्ता आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों के रूप में। तो द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के अनेक स्रोत होते हैं, कई स्रोत होते हैं जिनको कि शोधकर्ता उनको ले सकता है। प्रश्न चौथा, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहित करने में धन, समय, श्रम एक समान लगता है। इसका उत्तर है असत्य। यानी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, तो इनको जब एकत्रित करते हैं तो इनमें धन, समय, श्रम जो एक समान नहीं लगता। प्राथमिक आंकड़ों में जो अनुसंधान करता है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उनको एकत्रित करता है, तो इसमें धन, समय, श्रम अधिक लगता है। और द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो किसी के द्वारा ले लिए जाते हैं, व्यक्ति, संस्था, तो उनमें धन, समय, श्रम जो है वो कम लगता है अपेक्षाकृत द्वितीयक आंकड़ों के। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में हमारा अंतर भी तैयार हो रहा है कि एक तो प्राथमिक आंकड़े भी कहलाते हैं जिनको कि शोधकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, और द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य के द्वारा ले लिए जाते हैं। दूसरा अंतर यह हो गया कि इसमें धन, समय, श्रम अधिक लगता है प्राथमिक आंकड़ों में, और द्वितीयक आंकड़ों में धन, समय, श्रम कम लगता है। और भी अंतर हो सकता है कि प्राथमिक आंकड़े जो शोधकर्ता स्वयं एकत्रित करता है तो वो उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, उनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। और द्वितीयक आंकड़े जो कि दूसरों से लिए जाते हैं तो उन्हें अपने उद्देश्य के अनुकूल बनाने के लिए उनको सुधार की आवश्यकता होती है। फिर प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं विश्वसनीय होते हैं क्योंकि शोधकर्ता स्वयं लेता है, एकत्रित करता है। द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं उन्हें अधिक विश्वसनीय वो नहीं होते हैं प्राथमिक आंकड़ों की अपेक्षाकृत। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर भी अपने को देखना है। फिर प्रश्न पांचवा, विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्रित किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। इसका सही उत्तर है सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण शब्द, सर्वे शब्द तो आपने सुना ही होगा कि सर्वे हो रहा है या सर्वे होता है, तो वही सर्वे शब्द है ये सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण जो है वो एक विधि है। इस विधि के माध्यम से यदि शोधकर्ता को कुछ सूचना चाहिए होती है तो वो सर्वे के द्वारा सूचना प्राप्त करता है।
इसमें सर्वेक्षण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कई कार्य होते हैं, जैसे घर घर जाकर भी सर्वे किया जाता है, या हम देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार के बारे में जो सर्वेक्षण किया जाता है कि उम्मीदवार वो सही है अथवा नहीं है, या उम्मीदवार की चुनाव के पश्चात उनकी जय पराजय के रूप में भी सर्वे होता है और उसके पश्चात ही उनका अनुमान लगाया जाता है हार जीत का। तो सर्वेक्षण जो है वो विधि है जिसके माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है। फिर प्रश्न छठवां, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है कम से कम। तो प्रश्नावली जो है वो सूचना की प्राप्ति की एक विधि है। इस प्रश्नावली को पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है। तो प्रश्नावली में कुछ अच्छी बातें समाहित होना चाहिए। प्रश्नावली का एक गुण भी है, एक अच्छी बात है ये कि प्रश्नावली जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिससे कि उत्तरदाता जो है वो अधिक समय उसमें व्यतीत अगर ना करना चाहे तो वो कम समय में जल्दी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, जिससे कि सूचना हमें सही प्राप्त होगी। तो प्रश्नावली में जो है प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम संख्या होनी चाहिए। प्रश्न सातवां, प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम होना चाहिए। सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट। इसको हम सरल से विशिष्ट भी कह सकते हैं। तो जब प्रश्नावली हम तैयार करते हैं सूचना प्राप्ति के लिए, तो उस प्रश्नावली में जो हम प्रश्न तैयार करते हैं वो प्रश्न शुरू से ही एकदम विशिष्ट कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए। पहले एक सामान्य सी बातें होनी चाहिए, एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे नाम, आयु, या कुछ ऐसी बातें जो कि जिसको सरल रूप से वो दे सके। उसके बाद हमको विशेष बिंदु पर आना चाहिए, मुख्य विषय पर। तो प्रश्नावली में ऐसे नहीं कि शुरू से ही हमने कोई विशिष्ट कठिन प्रश्न रख दिए तो सूचना देने वाले को दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रश्नों का क्रम जो है वो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, जिसको हम सामान्य से विशिष्ट भी कहते हैं। ये भी एक अच्छा गुण है प्रश्नावली का। तो प्रश्नावली के गुण दोष भी हमें तैयार करने हैं। कुछ गुण, एक तो गुण हो गया ये कि सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, प्रश्नों का क्रम, प्रश्न की संख्या भी कम होना चाहिए। कुछ इसमें दोष भी होते हैं तो दोष भी हम तैयार कर सकते हैं। कभी जो प्रश्नावली होती है वो वापस नहीं आती यदि हम डाक के द्वारा देते हैं तो अभी अपन इसमें गुण के माध्यम से गुण जो है वो देख रहे हैं कि सामान्य से विशिष्ट जो है वो एक अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए। तो प्रश्नावली के कुछ गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। प्रश्न आठवां, प्रश्न पूछने हेतु तो आंकड़ा संग्रह करने की आधारभूत विधियां हैं। मुख्य विधियां, आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। जब समंकों को संग्रहित किया जाता है शोधकर्ता के द्वारा, तो जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उसकी कुछ मुख्य विधियां, आधारभूत विधियां हैं। तो इसका सही उत्तर है तीन मुख्य विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान या आंकड़ा संग्रह करने की विधि है कि स्वयं साक्षात रूप से वो सूचना प्राप्त करता है शोधकर्ता जो है। फिर एक डाक से प्रश्नावली भेजकर, एक है टेलीफोन के द्वारा भी या मोबाइल के द्वारा भी सूचना को संग्रहित किया जाता है। तो ये आधारभूत विधि, और भी विधियां हैं लेकिन मुख्य विधियां जो है वो 3 हैं। फिर प्रश्न 9वां, जब शोधकर्ता या जांचकर्ता, शोधकर्ता को हम जांचकर्ता भी कहते हैं, तो शोधकर्ता जब आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है वह विधि है। उसका सही उत्तर है वैयक्तिक साक्षात्कार। वैयक्तिक साक्षात्कार को हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि भी कहते हैं कि जिसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करने उस व्यक्ति के पास जाता है जिससे कि उसे सूचना लेनी होती है। तो वैयक्तिक साक्षात्कार करता है, वो आमने सामने जाता है, तो उसी को हम प्रत्यक्ष व्यक्तिक अनुसंधान विधि भी कहते हैं या वैयक्तिक साक्षात्कार। तो ये वैयक्तिक साक्षात्कार विधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी तैयार हो रही है कि जब शोधकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात करता है और सूचना प्राप्त करता है, वो कहलाती है वैयक्तिक साक्षात्कार। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जब शोधकर्ता स्वयं साक्षात रूप से सामने उपस्थित होता है तो उसका क्यों सूचना एकत्रित की जा रही है उसका उद्देश्य भी बता सकता है, कुछ स्पष्ट निर्देश भी दे सकता है, प्रश्नों को और भी अच्छे तरीके से या जो उसे आवश्यकता है उस तरीके से उससे प्रश्न पूछकर अपनी जानकारी एकत्रित कर सकता है। प्रश्न 10वां, वैयक्तिक साक्षात्कार विधि में समय लगता है। तो वैयक्तिक साक्षात्कार विधि जैसे अपन ने देखी, जिसमें शोधकर्ता जो स्वयं साक्षात रूप से उपस्थित होता है जहां से सूचना प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है
कि इसमें समय लगता है अधिक। तो क्योंकि जितनी जगह से उसे सूचना प्राप्त करनी होती है उतनी जगह उसको स्वयं जाना होगा, तो स्वयं साक्षात रूप से उपस्थित होना होगा, तो इसमें स्वाभाविक है समय तो अधिक लगेगा। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार का ये हम दोष भी देख सकते हैं कि यदि बहुत बड़े एरिया में उसे सर्वे करना हुआ तो इसमें उसका समय जो है वो अधिक लगेगा। गुण ये हो जाएगा कि ये विश्वसनीय होते हैं, शुद्ध होते हैं, मौलिक होते हैं, लेकिन ये इसका दोष भी हो गया कि यदि बहुत बड़े एरिया है तो उसमें उसे बहुत अधिक समय देना होगा। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार के गुण भी अपने को तैयार करने होंगे और दोष भी। फिर प्रश्न 11, दूर दराज के क्षेत्रों हेतु आंकड़ा संग्रह विधि उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है डाक द्वारा। तो कुछ दूर दराज के क्षेत्र होते हैं तो वहां पर आंकड़ा संग्रहित करने की 3 विधियों में से एक विधि जो है वो डाक के द्वारा, वो एक बहुत अच्छी विधि है, उपयुक्त विधि है। डाक द्वारा जो है वो प्रश्नावली तैयार की जाती है और उस प्रश्नावली को पोस्ट से भेज दिया जाता है और जिसके से सूचना प्राप्त करनी होती है वह उसको भरकर और वापस फिर शोधकर्ता के पास भेज देता है। तो ये एक अच्छी बात है, ये गुण है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो यदि हमें सूचना संग्रह करना है तो वहाँ डाक विधि एक बहुत अच्छी है कि डाक के द्वारा वो आ सकते हैं। इसके साथ साथ इसका दोष भी हम देख सकते हैं कि कभी कभी ये समय पे नहीं पहुंचती है डाक, या सामने वाला जिसके जो सूचना यदि नहीं दे रहा, नहीं भर कर दे रहा तो वही वापस नहीं आएगा, तो हमें सही पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो दूर दराज के क्षेत्रों में आंकड़ा संग्रह की उपयुक्त विधि है डाक द्वारा। प्रश्न 12, विस्तृत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि या व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। जैसे अभी अपन ने दोष देखा था उसका, कि अच्छी बात तो ये है कि वो शुद्ध होते हैं, मौलिक होते हैं, लेकिन प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है कि लिखा हुआ है कि विस्तृत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो नहीं है कौन से? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत। क्योंकि यदि बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो शोधकर्ता जो है वो स्वयं बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाएगा, स्वयं नहीं उपस्थित हो पाएगा। तो इसके में यदि बड़ा क्षेत्र है तो उसके लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त नहीं है, इसके लिए टेलीफोन या डाक विधि उपयुक्त है। प्रश्न 3, वर्तमान में आंकड़ा संग्रह हेतु अधिक प्रचलन में विधि है। अधिक प्रचलन विधि जो है वर्तमान में आंकड़ा संग्रह के लिए, उसका सही उत्तर है टेलीफोन या मोबाइल। टेलीफोन या मोबाइल से विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जाते हैं और उससे आंकड़ा संग्रहित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारी ली जाती है। जैसे वर्तमान में अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उस पढ़ाई के माध्यम से टीचर के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की जानकारी बच्चों से ली जाती है, या टीचर भी अपने हेड ऑफिस को विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है, तो वो भी एक प्रकार से आंकड़ा संग्रह की विधि है जो कि बहुत अधिक प्रचलन में टेलीफोन या मोबाइल के द्वारा बहुत ही शीघ्रता से बहुत बड़े बड़े काम वर्तमान में हो रहे हैं। फिर प्रश्न 4, प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर मिलते हैं। सही उत्तर है प्रत्यक्ष व्यक्तिक। अभी अपन ने पिछले प्रश्नों में भी देखा था कि प्रत्यक्ष व्यक्तिक अनुसंधान विधि में चूंकि शोधकर्ता स्वयं उपस्थित होता है और स्वयं साक्षात रूप से उपस्थित होता है, तो जिससे सूचना प्राप्त करनी होती है तो उसे अपना निर्देश बता सकता है, उनके स्पष्टीकरण के उसके अवसर मिल जाते हैं क्योंकि वो स्वयं उपस्थित होता है, स्वयं बता सकता है विभिन्न प्रकार की सूचना के बारे में, या समझा सकता है, या अपने तरीके से वह उत्तर प्राप्त कर सकता है। तो ये भी एक प्रकार का गुण हो गया ये प्रश्न प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का, कि इसमें आवश्यकता अनुसार वो अपने निर्देशों को स्पष्टीकरण कर सकता है और सही आंकड़े वो ले सकता है। प्रश्न 15, किस विधि में जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर है जनगणना विधि। जनगणना विधि को हम पूर्ण गणना विधि भी कहते हैं। ये भी सूचना की प्राप्ति की विधि है, सूचना संग्रहण, आंकड़ों के संग्रहण की विधि है। तो आंकड़ों को जो संग्रहित किया जाता है, तो जो जनगणना विधि है या पूर्ण गणना विधि है, इसमें जनसंख्या के सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। सभी तत्व यानी एक एक जन, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, या जितने भी लोग हैं, उन सभी को शामिल इसमें किया जाता है, वो कहलाती है जनगणना विधि। जनगणना जो होती है वो, उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है कि देश की जनगणना की गिनती जो होती है वो। अब अगला प्रश्न ये है कि भारत में जनगणना होती है, तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष में। भारत में जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष में होती है।
अभी 2021 में जनगणना होगी। अभी तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। तो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी। 10-10 वर्ष के अंतर से जनगणना होती है भारत में। प्रश्न 17, भारत में जनगणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है CSO। CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसके द्वारा भारत में जनगणना का कार्य किया जाता है। प्रश्न 18, समष्टि से आशय है? इसका सही उत्तर है इकाइयों की समग्रता। समष्टि को हमें ध्यान रखना है, समष्टि यानी बृहत, संपूर्ण या समस्त। तो समष्टि में जो होता है, एक समष्टि होता है, एक व्यष्टि होता है। व्यष्टि यानी एक इकाई, जिसको हम माइक्रो भी कहते हैं, और यदि हम उन सभी इकाइयों को मिला दें तो वो कहलाता है समष्टि। तो समष्टि यानी होता है इकाइयों की समग्रता। जैसे जनगणना का कार्य होता है, यदि एक व्यक्ति है तो वो व्यष्टि हो जाएगा, और उस पूरे भारत की जनगणना हो गई तो समस्त को मिलाकर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं समष्टि। तो इकाइयों की समग्रता का संबंध है समष्टि से। अगला प्रश्न, समस्त इकाइयों में से चुनी गई कुछ इकाइयां कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श को हम सैंपल भी कहते हैं, नमूना भी कहते हैं। अब जैसे जनगणना हुई थी तो वो तो एक एक इकाई की थी, सभी इकाइयों को गिना गया था, तो समष्टि यानी समस्त हो गई, पूर्ण गणना हो गई, पूरे देश की जनगणना हो गई। लेकिन यदि आंकड़ों के संग्रहण की विधि के अंतर्गत यदि एक एक इकाइयों को हम नहीं गिनना चाहें, या बहुत बड़ा क्षेत्र हो और हम उसमें कुछ सर्वे करना चाहें, तो उसमें सभी इकाइयों को यदि हम नहीं गिने तो हम कुछ इकाइयों को ले लेते हैं नमूने के तौर पर। तो जो नमूना या सैंपल होता है उसको हम प्रतिदर्श कहते हैं। तो समस्त इकाइयों को ना लेकर उसमें से कुछ इकाइयां चुन ली जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श। जैसे जब ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ग्रुप की यदि जांच की जा रही है या कुछ खून की जांच हो रही है किसी भी तरह की, तो उसमें से हम व्यक्ति के शरीर का पूरा खून नहीं निकालते, रक्त की कुछ बूंदों के आधार पर हम उसका परीक्षण करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम गेहूं खरीद रहे हैं तो गेहूं के कुछ दाने ले लेते हैं, उसके आधार पर हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से यदि व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, परिवार की आय लेनी है, तो कुछ परिवार की आय लेकर हम उससे उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसके भी कुछ गुण और दोष हैं, किंतु हमें ध्यान रखना है प्रतिदर्श यानी क्या होता है, सैंपल या नमूना। इसमें समस्त की कुछ इकाइयों को चुना जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिदर्श होता है समष्टि से? इसका उत्तर है छोटा। समष्टियां समस्त इकाइयां, पूर्ण गणना विधि, जनगणना, समस्त, तो वो कहलाता है समष्टि। अब अभी अपन ने देखा था पिछले प्रश्न में प्रतिदर्श यानी होता नमूना या सैंपल। तो यदि हम समष्टि या समस्त इकाइयां ले लेंगे तो वो तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन उस पूर्ण में से यदि हम कुछ चुनी इकाइयां लेंगे तो वो तो समष्टि से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 में से हम सभी एक एक इकाई 100 को लेंगे तो समष्टि होगी, लेकिन उस 100 में से यदि हम कोई 10 लेंगे नमूने के तौर पर तो 10 अंक तो 100 से छोटा है। तो प्रतिदर्श जो होता है, सैंपल होता है, वो समष्टि से छोटा होता है। प्रश्न 21, यादृच्छिक प्रतिचयन का दूसरा नाम है? इसका उत्तर है लॉटरी विधि। ये जो है ये प्रतिदर्श के अंतर्गत जो इकाइयां ली जाती हैं तो वो दो प्रकार से ली जाती हैं, एक यादृच्छिक प्रतिचयन होता है और एक अयादृच्छिक प्रतिचयन। तो यादृच्छिक प्रतिचयन में जो समूह के अंतर्गत जो प्रतिदर्श के रूप में जो इकाइयों का चयन किया जाता है, जो नमूने या सैंपल लिए जाते हैं, उसमें रैंडमली लिए जाते हैं, लॉटरी विधि के द्वारा लिए जाते हैं। यानी जैसे हमने अभी देखा था कि 100 में से यदि 10 इकाइयां लेना है तो जो 10 लिए जाएंगी वो लॉटरी यानी जो इकाइयां ली जाएंगी वो इस तरीके से ली जाएंगी कि किसी भी इकाई को लिया जा सकता है। ऐसे आवश्यक जरूरी नहीं है कि जो अनुसंधानकर्ता चाहे, जिसका मन जो चाहे वो इकाई ले। इसमें लॉटरी विधि होती है, यानी उस इकाई के ऊपर निर्भर करता है कि वो शामिल हो पा रही है अथवा नहीं हो पा रही है। जैसे लॉटरी निकालते हैं, हम चिट बनाते हैं, उन चिट को एक बॉक्स में डालते हैं और उसमें से कुछ को उठा लेते हैं, तो वो कहलाती है लॉटरी विधि। तो यादृच्छिक प्रतिचयन का दूसरा नाम है लॉटरी विधि। फिर अगला प्रश्न, प्रतिदर्श चयन के तरीके हैं, यानी जो नमूना है, जो सैंपल लिया जाता है उसके तरीके हैं। उसके तरीके हैं दो।
यादृच्छिक एवं अयादृच्छिक। तो यादृच्छिक तो अभी अपन ने ऊपर देखा, यादृच्छिक विधि को हम लॉटरी विधि भी कहते हैं। एक और होता है अयादृच्छिक। तो अयादृच्छिक विधि जो है ये शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस इकाइयों को चुने और किसको छोड़े। यदि वो किसी गांव में परिवार की किसी में यदि जाकर वो परिवार की आय का सर्वे करना चाहे तो वह यदि वहां 100 परिवार है, 100 में से 10 परिवारों का वो सर्वे करना चाहे तो वह अपने पहचान वालों को ले सकता है या उसकी सुविधा जहाँ होगी जाने की वो ले सकता है। तो ये शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है कि वो किस इकाइयों को चुने किसको ना चुने। और यादृच्छिक में ये लॉटरी विधि होती है, ये शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। तो प्रतिदर्श चयन के ये तरीके हैं, दो तरीके हैं, यादृच्छिक और अयादृच्छिक। अगला प्रश्न, शोधकर्ता की इच्छा या निर्णय पर निर्भर है। इसका उत्तर है अयादृच्छिक विधि में। जैसे अभी अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था, यादृच्छिक विधि तो लॉटरी विधि होती है, लेकिन अयादृच्छिक विधि जो होती है ये शोधकर्ता की इच्छा या निर्णय पर निर्भर होता है कि वो कौन सी इकाइयों को चुन रहा है और किसको छोड़ रहा है। अगला प्रश्न, प्रतिदर्श को चुनने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है प्रतिचयन। प्रतिदर्श यानी नमूने होते हैं, सैंपल होते हैं, तो समस्त में से कुछ इकाइयों को हम चुनते हैं। तो जो चुनना शब्द है, चुनने की प्रक्रिया, चुनना किसको चुनते हैं, प्रतिदर्श को, प्रतिचयन सैंपल। तो उनको जो चुनने की प्रक्रिया होती है, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है प्रतिचयन। यानी समस्त में से प्रतिदर्श का प्रतिचयन किया जाता है। अब प्रतिचयन किसका किया जा रहा है किसका नहीं किया जा रहा है, वो दो प्रकार से होता है, यादृच्छिक और अयादृच्छिक। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई। तो इसका सही उत्तर है 1951। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 1951 में पहली जनगणना हुई थी और अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। अब अगली जनगणना 2021 में होगी। थैंक यू।